हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण। और उसमें हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे होती हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हमने पढ़ा कैसे होता है, और डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी के बाद क्या ध्यान रखना होता है, कौन से सिम्टम्स और साइंस है जो अलार्मिंग होते हैं यानी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब तक, और अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो आप फिर से मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं और उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि चल रहा होता है प्रेगनेंसी पीरियड पूरा, और एक अच्छा आउटकम आता है, एक अच्छा फल मिलता है न्यू बेबी के रूप में, वो नहीं मिल पाता है, और इसकी बजाय दुर्भाग्यवश गर्भपात या विफल प्रसव की स्थिति देखने में आती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ऐसी कोई स्थिति आई है और कैसे उसका उपचार किया जाए, कैसे रोका जाए, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये एक कई प्रकार के गर्भपात और विफल प्रसव है, इसलिए हम इसको 2 लेक्चर्स में बांट लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले हम देखें कि विफल प्रसव, दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए कि विफल प्रसव क्या है और गर्भपात क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विफल प्रसव, जिसको हम कहते हैं मिसकैरेज क्या है। तो ऐसा ज़्यादातर महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि गर्भधारण करना, फर्स्ट जो गर्भधारण होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यदि गर्भधारण करने के 24वें व 28वें सप्ताह के पश्चात किसी भी कारणवश से भ्रूण का निष्कासन हो जाता है तो इसे विफल प्रसव कहा जाता है, यानी कि जो बेबी पैदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है ये विफल हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, किसी भी वजह से वो नहीं उसमें रह पाया है, तब ये कहलाता है। और इस समय में क्या होता है कि भ्रूण तो स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता, इतना छोटा जो भ्रूण होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर निष्कासन होता है तो बच्चा जीवित रहता है, नॉर्मल डिलीवरी जैसा होता है। लेकिन यदि जल्दी इसका डिलीवरी हो जाती है यानी 24वें व 28वें सप्ताह के आसपास, तो फिर ये जीवित रहने में असमर्थ होता है। ज़्यादातर जो 10 गर्भवती महिलाओं में से एक विफल प्रसव होता है, यानी कि 10% जो है विफल प्रसव होते हैं जिनके कारण स्पष्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये इस समय हो या नहीं हो। अब क्या होता है कि विफल प्रसव में अधिकतर गर्भावस्था के दूसरे व तीसरे माह से बीच में होता है। आपने देखा होगा या जान पहचान में भी होगा तो दूसरा तीसरे महीने के बीच में जब सिम्टम्स आ ही रहे होते हैं तभी अचानक से सिम्टम्स आने बंद हो जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर कुछ भी असामान्यता महसूस होती है, और ये मिसकैरेज के रूप में सामने आता है। तो 5 विफल प्रसव में से 4 जो होते हैं वो हितकर होते हैं, यानी कि आवश्यक होते हैं, इनएविटेबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो भ्रूण है वो विकृत है, वो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और इसलिए प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे कि माता असामान्य प्रसव से सुरक्षित रहती है जैसे बेबी बन नहीं रहा है, उसमें हार्ट बीट की संभावना नहीं है, ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति आती है तो भ्रूण जो है निष्कासित हो जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि गर्भाशय में कोई समस्या होती है, जैसे कि एक तरफ साइड में टिल्ट हो जाता है, उसके अंदर वो अच्छी तरह से बना हुआ नहीं होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, ढीला पड़ा हुआ रहता है, तो ये भी विफल प्रसव का कारण बनता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले जाने से भी विफल प्रसव की संभावना रहती है, जो गर्म कर जाती है। अत्यधिक श्रम से, गिरने से या भारी सामान उठा लेने से वहाँ की जो मसल्स वीक होती है, जस्ट फिक्सेशन हुआ होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि उसका फिक्सेशन होता है वो नया नया होता है, और इसी समय अगर खिंचाव आ जाता है ज़ोर से तो भी विफल प्रसव हो जाता है। हार्मोन का संतुलन जब शरीर में बिगड़ जाता है तब भी विफल प्रसव होता है। कोई ऐसी दवाई ले ली है जिसकी वजह से
हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया है, तब भी विफल प्रसव होता है। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि विफल प्रसव क्या है। दूसरी चीज़ है गर्भपात, यानी कि अबॉर्शन, जिसको जो शब्द ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा आप लोग इसी से ही वाकिफ़ होंगे। गर्भपात ज़्यादातर छठे व सातवें महीने में होता है, एकदम पीक पे होता है, बेबी अंदर बन चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और गर्भपात हो जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भ्रूण संबंधी कारण, यानी कि भ्रूण ही में ही कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। ये जनरली 10वें सप्ताह तक होता है, जल्दी हो जाता है। तो इस अवस्था में भ्रूण का विकास जो है पूरी तरह से नहीं हो पाता है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी गुणसूत्रों में विकृति होती है, या फिर गर्भाशय की अंतस्तर में स्थिति जमाने की क्षमता नहीं होती उसके अंदर, यानी कि फिक्सेशन नहीं होता कहीं पर भी। जो अब प्लेसेंटा के साथ जुड़ना चाहिए था, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं होता। जब वहाँ पर जुड़ा नहीं है दीवार पे, तो फिर क्या होगा, वहाँ से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और तभी भी गर्भपात हो जाता है। भ्रूण के सिर में अत्यधिक पानी भर जाने से भी मृत्यु हो जाती है, कोई एबनॉर्मेलिटी होती है उसके अंदर, तब होता है ऐसा। दूसरा कारण हो सकता है कि जो माता है या स्त्री है उसमें बीमारी हो सकती है कोई, जैसे कि गर्भाशय में चोट लगना या ट्यूमर होना, या कोई गंभीर बीमारी है जैसे जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, हृदय रोग है, श्वास के रोग हैं, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से भ्रूण का विकास नहीं होता और गर्भपात हो जाता है। कई बार संवेगात्मक आघात से, यानी कि एकदम से शॉक लगता है, कोई बुरी खबर सुन ली है, सदमा हो गया है, तो ऐसे समय में या भय होने से, अत्यधिक थकान हो जाने से भी गर्भपात हो जाता है। बहुत ज़्यादा काम करने से, कमज़ोरी है, तो तब भी गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा नाड़ियों में विकार होने से, यानी कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कोई नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, या ग्रंथियों से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से इम्बैलेंस हो जाने की वजह से भी गर्भपात हो जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि गर्भ का जो विकास है वो हार्मोनल संतुलन की वजह से बना रहता है। जैसे ही संतुलन बिगड़ता है और डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसा अगर असमय संतुलन बिगड़ जाए किसी कारण से, तभी भी गर्भपात हो जाता है। तीसरा कारण है पिता संबंधी कारण, यानी फैक्टर्स रिलेटेड टू फादर। ये मेनली RH फैक्टर, जिसका आपने नाम सुना होगा। RH फैक्टर क्या होता है, ब्लड में एक RH फैक्टर होता है, जो कि अगर होता है तो पॉजिटिव और नहीं होता है तो नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो अगर मदर जो है वो अगर पॉजिटिव है और फादर अगर नेगेटिव है और जो बच्चा है वो भी नेगेटिव है, तो ऐसे समय में भ्रूण का विकास प्रभावित होता है, यानी कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं और इसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है। फिर विकृत शुक्राणु है, विकृत गुणसूत्र है, या अंगों में दोष होना, या हार्मोन की कमी या अधिकता है, और इसकी वजह से भी अगर शुक्राणु स्वस्थ नहीं होते तभी भी गर्भपात का कारण बनते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं गर्भपात के। और अब हम एक बार टाइप्स देख लेते हैं कि गर्भपात के प्रकार क्या हैं और उनके उपचार क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स क्या है, उसके उपचार और पूरी डिटेल तो आप अगले लेक्चर में सुनेंगे। गर्भपात को 9 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि संभाव्य गर्भपात यानी थ्रेटन्ड अबॉर्शन, अनिवार्य गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, लुप्त गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, सेप्टिक गर्भपात, आदतन गर्भपात और चिकित्सकीय गर्भपात। तो ये 9 प्रकार जो हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इसके नोट्स बनाएं और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पूरा डिटेल हम पढ़ पाएंगे। थैंक यू।